नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, पिछले 9 वर्षों में हमारे देश में जो मीडिया का हाल था, या यूं कहूं समाज में जो जहर घोला जा रहा था, वो अब गले तक आ गया था। और शायद इसीलिए आज समूचे विपक्ष ने, इंडिया अलायंस ने गोदी मीडिया का बहिष्कार कर दिया। और आप कह सकते हैं कि जो स्टेप 1 है, यानी जो पहला कदम लिया, उस पहले कदम में आज इंडिया अलायंस ने गोदी मीडिया के 14 एंकर्स उनका बॉयकॉट किया। यानी उनके किसी भी शो में अब विपक्ष के नेता नहीं जाएंगे। और ये जो लिस्ट है, जिसमें आप तमाम चेहरे देख रहे हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं, अमन चोपड़ा हैं, अमीश देवगन हैं, इसमें सुधीर चौधरी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लिस्ट है उसमें एक ही नाम, सिर्फ एक नाम वजनदार है, और वो नाम है अर्नब गोस्वामी का। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन 14 में एक वजनदार है क्योंकि अर्नब गोस्वामी ना सिर्फ एंकर है, ना सिर्फ वो खबर पढ़ते हैं, वो संपादक भी हैं अपने चैनल के, रिपब्लिक के, और संपादक के साथ साथ वो मालिक मुख्तार भी हैं। यानी मालिक भी हैं, एंकर भी हैं, एडिटर भी हैं। सब कुछ अर्नब गोस्वामी ही अपने चैनल पर तय करते हैं, इसलिए वजनदार इन 14 में एक ही है। बाकी के जो 13 आप देख रहे हैं, चेहरे देख रहे हैं, जिनको आप पहचानते हैं, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये वेतन लेने वाले पत्रकार हैं, ये एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो बिसात बिछी है मीडिया की आज की तारीख में, उसमें ये सिर्फ मोहरे हैं। और मोहरे इसलिए हैं, मैं बताना आपको चाहूँगा इससे पहले कि मैं बड़ी खबर पे हूँ, मैं आपको आज बताऊं कि वो 4 चेहरे कौन से हैं, वो 4 लोग कौन हैं जो इस देश की मीडिया चलाते हैं, या जिन्हें गोदी मीडिया का असली मालिक मुख्तार कहा जाता है। मैं उस पर आऊँगा, लेकिन मैं पहले ये बताना चाह रहा था आपको कि जो बाकी के 13 हैं, ये इसलिए मोहरे हैं क्योंकि अगर आप एक स्ट्रक्चर देखें, चैनल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, तो एंकर खबर पढ़ता है, और एंकर को वो खबर उसका प्रोड्यूसर देता है। प्रोड्यूसर के पीछे जो है वो एडिटर, मैनेजिंग एडिटर होता है, और मैनेजिंग एडिटर के पीछे चैनल का हेड होता है, और चैनल के हेड के पीछे मालिक होता है, चैनल ओनर होता है। और ये जो चैनल ओनर है, यही गुनाहगार है। अब मैंने आपसे कहा था अभी कि 4 लोग हैं, 4 पीपल, जो इस देश की आप कह सकते हैं मीडिया की जो लगाम है आज की तारीख में, उनके हाथ में, वो जो तय कर लेते हैं। एंकर तोते की तरह वही पढ़ देता है। अब ये 4 लोग कौन है? मुझे लगता है कि सबसे पहले इन 4 लोगों का जिक्र किया था राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा था, इस देश को सिर्फ 4 लोग चलाते हैं, हम 2, हमारे 2। और हकीकत में ये जो बाकी 2 हैं, इन्हीं के हाथ में सारी मीडिया। और मैं ये कहानी आपको बहुत ही कम लफ्ज़ों में, 2 मिनट में कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गोदी मीडिया की शुरुआत कैसे हुई, गोदी मीडिया के पीछे असली खिलाड़ी कौन है, इसका मास्टर माइंड कौन है, इस देश का सुपर संपादक कौन है। अब दोस्तों, आप जानना चाह रहे होंगे कि गोदी मीडिया की शुरुआत कब हुई। अब अगर गोदी मीडिया की हम बात करें, तो एक चीज़ मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो पेड मीडिया, यानी पैसे पर लिखने वाली मीडिया, कि आप पैसा दीजिए और आपकी खबर छप जाएगी, ये जो सिलसिला था, ये बड़े कॉरपोरेट अखबारों में और चैनल में ये बरसों बरस से चल रहा था। लेकिन मैं बात गोदी मीडिया की कर रहा हूँ। गोदी मीडिया का मतलब कि जब समूची मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, यानी जो बड़े अखबार हैं और चैनल हैं, सीधे सत्ता की गोद में जब जाके बैठ गए, ये जो दौर शुरू हुआ, ये मोदी जी की शपथ लेने के 48 घंटे बाद शुरू हो गया। यानी मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ पहली बार ली 26 मई 2014 को, 26 में 2014, और 2 दिन के अंदर यानी 28 मई 2014 को गोदी मीडिया का जन्म हुआ इस देश में, विदिन 48 आवर्स। अब दोस्तों, आपसे सिर्फ 1 या 2 मिनट लूँगा, सिर्फ 1-2 मिनट, और आप सारा खेल समझ जाएंगे गोदी मीडिया का। ये सारी कहानी समझ आ जाएगी कि जन्म कैसे हुआ, जवानी कैसे आई, परवान कैसे चढ़े गोदी मीडिया, सब आपको मैं 2 मिनट में समझाने जा रहा हूँ। 2012 यानी जब आप कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह की जो विदाई थी वो लगभग तय हो रही थी,
उस वक्त सबसे बड़ा जो नेटवर्क था टीवी का वो ये नेटवर्क था, नेटवर्क 18। और इसके जो मालिक मुख्तार थे वो राघव बहल साहब थे, बड़े संपादक थे। इनकी टीम में बड़े बड़े चेहरे थे, आशुतोष थे, इनके टीम में जो है राजदीप सरदेसाई थे। इस पर नज़र लगी मुकेश अंबानी की, उस वक़्त हिंदुस्तान के सबसे दौलतमंद आदमी, सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी। और रिलायंस ने राघव बहल से कहा कि हम आपके नेटवर्क में एक ट्रस्ट के माध्यम से कुछ पैसा दे देते हैं। अब सवाल है कि जब मुकेश अंबानी पैसा देंगे तो रकम फिर वो 4-5 हज़ार करोड़ रुपए की होगी। तो राघव बहल झुक गए। मुकेश अंबानी ने ट्रस्ट के जरिए नेटवर्क 18 पर, आप कह सकते हैं अप्रत्यक्ष तौर पर, कब्जा जमा लिया। और 2013 आते आते मुकेश अंबानी के पास ईटीवी जैसा नेटवर्क, यानी ईटीवी बोलें तो जितने भी भाषाई चैनल हैं, यानी प्रादेशिक चैनल हैं, कन्नड़ है, बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, ये भाषाई जो चैनल थे वो आ गए, रीजनल चैनल्स आ गए। और नेटवर्क 18 में बिजनेस चैनल, हिंदी न्यूज़ चैनल, अंग्रेज़ी न्यूज़ चैनल, वो सब आ गया। तो आप कह सकते हैं कि ट्रस्ट के जरिए मुकेश अंबानी मीडिया पर काबिज होने के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक वो मालिक नहीं थे, अप्रत्यक्ष तौर पे थे, पैसा लगा हुआ था। अब 26 मई को मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली और अगले ही दिन, द वेरी नेक्स्ट डे 27 मई को, रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से, मुकेश अंबानी की तरफ से राघव बहल को संदेशा गया कि या तो आप हमारे नौकर बन जाइए, यानी मैनेजिंग एडिटर बन जाइए, हम आपको एक अच्छा पैकेज देंगे, और या आप स्टेक बेच दीजिए। कोई ऑप्शन नहीं था, राघव बहल समझ गए थे। और राघव बहल ने 27 मई को इस्तीफा दे दिया नेटवर्क 18 से। और उसके बाद अगले ही दिन 28 मई को जो नेटवर्क 18 के उस वक़्त के सीईओ थे, उन्होंने और कुछ बड़े अधिकारियों ने भी रिज़ाइन कर दिया। और ये जो नेटवर्क 18 है, 28 मई की शाम आते आते रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने कहा कि अब ये चैनल हमारा हो गया है। अब इसके मालिक मुख्तार राघव बहल नहीं है, मुकेश अंबानी है। और मुकेश अंबानी रातों रात, यानी मोदी के शपथ के 48 घंटे के भीतर नेटवर्क 18, जो उस वक्त सबसे बड़ा नेटवर्क था, उसके मालिक बन गए। और उस वक्त यानी 28 मई के दिन 2 बड़े नेटवर्क थे इस देश में, स्टार इंडिया था और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप था। इन दोनों से कहीं ऊपर नंबर 1 ग्रुप बन गया रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी इस देश के 28 मई को सुपर संपादक बन गए। लिहाजा 28 मई 2014 के बाद से मुकेश अंबानी ने नेटवर्क 18 में काफ़ी परिवर्तन किए, और परिवर्तन के तहत जितने भी बड़े पत्रकार थे, राजदीप सरदेसाई, आशुतोष जैसे पत्रकार थे, ये नौकरी छोड़ के चले गए या इनको नौकरी छुड़वा दी गई। और एक साहब को मुकेश अंबानी बाद में लेके आए, राहुल जोशी। और राहुल जोशी की एक बड़ी खासियत है, इकोनॉमिक टाइम्स के ये एडिटर थे, इनकी खासियत ये है कि जिस नेता पर निगाह उठा लें वो फिर इनका हो जाता है, ये इनके अंदर एक सिफत है। और राहुल जोशी की एक अच्छी ट्यूनिंग थी प्रधानमंत्री मोदी से, मुकेश अंबानी की एक अच्छी ट्यूनिंग थी प्रधानमंत्री मोदी से। और आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे देश का सबसे बड़ा नेटवर्क मोदी के लोगों के हाथ में चला गया। और ऐसा लोग कहते हैं कि ये जो साहब हैं हिरेन जोशी, जो प्रधानमंत्री मोदी के मीडिया एडवाइज़र हैं, ये फिर डिक्टेट करने लगे। व्हाट्सएप पर ही इस देश के चैनल चलने लगे। और देखा देखी टीवी 18 ने, जब सबसे बड़े नेटवर्क ने गोदी मीडिया का कारोबार शुरू किया, मोदी का कारोबार शुरू किया, मोदी को प्रोजेक्ट करना शुरू किया, तो फिर क्या इंडिया टीवी, क्या फिर आज तक, क्या फिर जी न्यूज़, क्या फिर एबीपी, रातों रात माहौल बदल गया इस देश का। और इस देश की मीडिया साहब की गोद में जाके बैठ गई। और इससे पहले कि मैं इस खबर के और भीतर जाऊं, टाइगर और हम इस पूरे के पूरे गोदी मीडिया को आज डाइसेक्ट करें, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा। क्या राहुल गांधी अपने अगले कदम में मोहरों के बाद राजा और वजीर से भी लड़ेंगे, उनको भी गिरा देंगे? क्या अगला नंबर चैनल ओनर्स का है, अखबार के मालिकों का है,
ये तय होना है, अभी तो पहला कदम लिया है। बहरहाल एक नाम मुझसे छूट रहा है, मुझे लगा चलते चलते जिससे पहले कि आप टाइगर को सुने उस नाम का भी मैं जिक्र करता हूँ, और वो नाम है साहब ये बहुत ही जाना पहचाना चेहरा, गौतम भाई अडानी। अब गौतम भाई अडानी कैसे पीछे रह सकते? तो गौतम भाई अडानी ने 2015, 14 और 15-16 के बाद इन्होंने बड़े पैमाने पर पैसा पंप करना शुरू किया, और चाहे वो रजत शर्मा का इंडिया टीवी हो या बाकी चैनल हो, कहीं ना कहीं हर जगह विज्ञापन चलने लगे अडानी के। आप यूं कह सकते हैं कहीं कहीं उन्होंने स्टेक्स भी ले लिए। उनकी नज़र भी थी कि वो भी मुकेश अंबानी की तर्ज पे चैनल अपने हाथ में लें और अपने साहिब की मदद करें, मोदी जी को और प्रोजेक्ट करें विश्व गुरु बनने के लिए। लिहाजा उन्होंने शुरुआत करी। गौतम अडानी पहले जी न्यूज़ लेना चाहते थे, लेकिन जी न्यूज़ उनको इसलिए नहीं मिला क्योंकि सुभाष चंद्रा के अच्छे रिश्ते थे मोदी जी से, और अल्टीमेटली एनडीटीवी पर उनकी निगाह लगी और प्रणव राय को बाहर करके, रवीश कुमार को बाहर करके उन्होंने एनडीटीवी को अब खरीद लिया है। और आज की तारीख में अंदर की खबर ये कि आने वाले समय में हो सकता है कि देश के 2 बड़े न्यूज़ नेटवर्क भी गौतम भाई अडानी के हाथ में आ जाए, और तब आने वाले समय में इस देश की 99% मीडिया 2 ही लोगों के हाथ में होगी, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। और ये 2 लोगों के लिए काम करेंगे, यानी पूरी जो मीडिया है 99.9% वो इन दोनों के लिए काम करेगी, मोदी जी और शाह साहब। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, सीधे अशोक वानखेड़े टाइगर के पास चलते हैं। टाइगर के बारे में एक चीज़ आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो पहले एबीपी से भी जुड़े थे, वो इंडिया टीवी से भी जुड़े थे, वो और भी कई चैनल से जुड़े थे। जैसे मैं 15 साल तक, आज तक मैं एडिटर रहा, वो भी कई चैनलों से जुड़े हुए थे। लेकिन धीरे धीरे अशोक वानखेड़े को हर बड़े चैनल ने ऑफ एयर कर दिया क्योंकि टाइगर सच बोलते थे। और आज मुझे लगता है टाइगर के सच को आप गौर से सुनिएगा। मेरा पहला सवाल टाइगर ये जो 14 एंकर्स हैं और सब जाने पहचाने चेहरे हैं हिंदुस्तान के, जिसमें सुधीर चौधरी हैं, उसमें अर्नब गोस्वामी हैं, उसमें अमन चोपड़ा हैं, उसमें अमीश देवगन में, रूबिका लियाकत, कई चेहरे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो पहल करी है इंडिया ने, क्या इससे कहीं ना कहीं गोदी मीडिया पर एक प्रेशर क्रिएट होगा? क्योंकि आज चैनल्स में खलबली तो मची हुई थी, चैनल्स को समझ नहीं आ रहा कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा राहुल गांधी का या इंडिया का। तो डर तो है, लेकिन आपको लगता है कि ये एक ऐसी स्टार्ट है जहां गोदी मीडिया अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है, या इसके पीछे भी कोई एक साम्राज्य खड़ा हुआ है? देखो दीपक भाई, यदि सही बात करें तो इसके पहले भी कांग्रेस ने कई बार बहिष्कार किया है, जैसे एबीपी का कुछ दिनों के लिए बहिष्कार किया था। लेकिन ये चैनल वाले क्या करते थे फिर कि कांग्रेस समर्थक नहीं तो कांग्रेस सिंपथाइजर, या जो बीजेपी से जिनको बैर है, ऐसे लोगों को लाके खड़े कर देते थे। और आजकल जब टीवी पे दिखने का शौक कई लोगों को हो जाता है तो उनको भी आने का चांस मिलता है, तो कई लोग वहां आते हैं। तो ये बात मुझे गले नहीं उतरी। दूसरी बात ये है, इसमें अर्णव गोस्वामी छोड़ा तो वो तो मालिक कम एंकर कम एडिटर कम सब कुछ है ना, वो जी। लेकिन बाकी जगह क्या, मैं आपको बता दूं, यदि कल यूपीए की सरकार आ जाती है या इंडिया की सरकार आ जाती है, तो यही अमीश देवगन उतनी ऊंची आवाज में बीजेपी को सवाल, अमन चोपड़ा बीजेपी को सवाल पूछेंगे, बेचारे क्या करेंगे? ये तो एम्प्लॉई है। तो अमन चोपड़ा को बोल के क्या मतलब है? सीधा मुकेश अंबानी पे क्यों नहीं उंगली उठती? आपको सीधा मुकेश अंबानी को घेरना चाहिए। जिस ताकत से आप अडानी को घेर रहे हैं, उसी ताकत को मुकेश अंबानी को घेरना चाहिए। क्योंकि आप देखिए ना, अंबानी का नाम क्यों लिया आपने? आप यही मैं बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ 26 मई को ली 2014 में जी। 27 मई को जो टीवी 18 नेटवर्क राघव बहल के पास था, जिन्होंने पैसा लिया था रिलायंस से उधार, वो ईटीवी को बेल आउट करने के लिए, उस डील के तहत राघव बहल ने इस्तीफा दिया 27 मई को, दूसरे दिन। फिर 28 मई को कंपनी के सीईओ और सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनके इस्तीफे हुए। फिर बड़े बड़े एडिटोरियल टीम के इस्तीफे हुए। हाँ, राजदीप सरदेसाई, आशुतोष वगैरह सबने दे दिया। आगे जाके
रिलायंस ने अनाउंस ही कर दिया कि वी हैव टेकन ओवर, वी हैव टेकन ओवर। तब क्या बोला गया था? क्योंकि हम मोबिलिटी में आए हैं, मोबाइल कंपनी, हमारा फोन चालू हो रहा है, रिलायंस जियो चालू हो रहा है, तो जियो के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए तो चैनल से खरीदने के बजाय हम खुद चैनल खरीदते हैं, ये बात दी गई थी। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ। पेप्सी अपने देश में फूड प्रोसेसिंग के लिए आया था, फूड प्रोसेसिंग तो धरा रह गया, अब कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है। तो अंबानी जी आए थे अपने मोबिलिटी के लिए सॉफ्टवेयर की व्यवस्था करने, और सीधा सीधा अब विपक्ष को निपटाने का काम कर रहे हैं जी। तो इन एंकरों का बहिष्कार करके क्या करेंगे आप? आपको तो सीधा वहां हिट करना चाहिए जो इनका आका है, जो इनको तनख्वाह देता है, और उनकी इतनी औकात नहीं कि रिलायंस नौकरी से निकाल दे, तो कौन देगा नौकरी इनको? मतलब आपका ये कहना है टाइगर, कल पुरी साहब से क्या कांग्रेस के संबंध नहीं है? अरुण पुरी, कोयल पुरी जी, ये तो प्रियंका जी को भी मिलती है। कलीपुरी, कलीपुरी, भाई क्यों नहीं कलीपुरी जाके बोलती है प्रियंका गांधी को, जब मिलती है तो प्रियंका गांधी क्यों नहीं कहती कि भाई शुड आई मीट यू, यू वोमिट पॉइजन फॉर अस? जी जी, ये अपने संबंध अच्छे रखेंगे, मालिकों के साथ अच्छे संबंध रखेंगे, चंदा भी लेंगे, चंदा भी देंगे, स्पोक्स पर्सन को कहेंगे वहां मत जाओ, उस एंकर को कहेंगे बहिष्कार करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया। घाव आपको डालना है, वो ऊपर की टहनियां छाट के काम नहीं होगा गुरुजी, सीधा मट्ठा डालना पड़ेगा नीचे। आपका ये कहना है कि जब तक जो मालिक हैं, जैसे इंडिया टीवी के एंकर पर एक्शन लेने से कोई फायदा नहीं है, रजत शर्मा पे एक्शन होना चाहिए। रजत शर्मा जी को बोलना यानी पड़ेगा। जो खबरें तय कर रहा है, जो खबर चला रहा है, या जो सरकार से पैसा ले रहा है, उस पर एक्शन होना चाहिए। सारे चैनल, अब जी टीवी जो बोल रहा है वो सुभाष चंद्र से ही गाइडलाइंस ले रहा होगा ना। मैं तो नहीं मानता कि सुभाष चंद्र बिल्कुल ऐसे दूध के धुले की फ्री हैंड दे दिया कि तुम पत्रकारिता करो, और ये फ्री हैंड दिया होता तो सबसे पहले तो सुभाष चंद्र पे ही सवाल उठने चाहिए कि कैसा सरकार ने बेल आउट किया उनको, 5,000 करोड़ का कैसा उनका एनपीए दिया, लेकिन नहीं होगा। टाइगर, मैं बड़े सवाल पे आता हूँ। आज की जो तारीख में मुकेश अंबानी, उनका टीवी नेटवर्क 18 जो है, और साथ में CNBC, और फिर और भी कई उनके प्रकाशन हैं, उनकी कई बड़ी वेबसाइट्स हैं, फोर्ब्स इंडिया जैसी मैगजीन उनके पास में, एंटरटेनमेंट चैनल्स भी हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि न्यूज इंडस्ट्री में आज के जो सबसे बड़े सुपर संपादक हैं, क्या किंग एडिटर जो हैं, वो मुकेश अंबानी हैं। एजेंडा देश का वही तय करते हैं, और उनके कदमों तले, या उनके पदचिन्हों पर मैं कहूंगा, नक्शे कदम, उनके नक्शे कदम जो हैं वो अब गौतम भाई अडानी हैं। और गौतम भाई अडानी ने NDTV को खरीदा, रवीश कुमार को बाहर किया, प्रणव राय को बाहर किया। मैं सवाल पर आ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के पास इस देश की सारी मीडिया होगी, समूची 99%? आपको लगता है अगर मोदी फिर से कंटिन्यू करते हैं? है भाई साहब, होगी क्या? अभी है। जिनके ऊपर आपका स्वामित्व नहीं है उनका विज्ञापन का हिसाब है। और वो तो छोड़िए, जो YouTube जहां खबर जिंदा और जर्नलिज्म जिंदा रखने की बात हम करते हैं जी, जो लगातार मोदी जी को सवाल पूछते हैं, वो अडानी जी के मामले में बात नहीं करते। ऐसे कई स्टार एंकर्स है, ऐसे कई यूट्यूबर्स है जो बोलते हैं कि हम तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, और बधाई देते अपने आप को। उनके यहां अडानी का अब ही नहीं निकलता मुंह से। किसी भी एंकर का बहिष्कार ये मूर्खतापूर्ण काम है। एंकर वही पढ़ता है जो उसके टीपी पे आता है, टेलीप्रॉम्प्टर पे वही सवाल आता है जो पीछे से उसको बोला जाता है। नहीं तो यही अमीश देवगन के शो पे मैं भी गया हूं, इसे अमन चोपड़ा के शो पे अशोक वानखड़े भी गया है। हमने तो बाकायदा उनसे काउंटर करके बात की, हम तो लड़े हैं। नहीं, आपका क्या कहना है टाइगर? खुलकर बात करिए। आपका ये कहना है कि जो अमीश देवगन है, अमन चोपड़ा टाइप के जो लोग हैं, ये मोहरे हैं बिसात के ऊपर, और जो लगाम है वो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के हाथ में, और उन दोनों की लगाम जो है वो मोदी जी के हाथ में। यानी हम दो, हमारे दो, मोदी, अमित शाह, अडानी और अंबानी, यही 4 लोग हैं। ये फैमिली ट्री है जी। सबसे ऊपर ये 2 गुजराती हैं, उनके ये सब ऑफशूट है। उनके नीचे भी 2 गुजराती हैं। हाँ, और उनके बाद फिर इनके ये ऑफशूट है
टीवी 18 ग्रुप, जी जी एनडीटी इंडिया इंडी टीवी, और फिर ये जी यूट्यूबर्स की एक गैंग जो जी माइनस अडानी सब कुछ बोलने को तैयार है। जी। तो एक ये जो पूरा क्लैरिफिकेशन ग्रुप यहाँ है, मैं देना चाहूंगा, एक मिनट टाइगर आपको रोक रहा हूँ, एक क्लैरिफिकेशन दोस्तों को मैं देना चाहूंगा। मैंने कहा कि ऊपर 2 गुजराती और नीचे 2 गुजराती, यानी अ, अमित शाह और मोदी, और उनके नीचे मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। ऊपर 2 गुजराती, नीचे 2 गुजराती। यहाँ पर मैं क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ कि ये ठीक इत्तेफाक से चारों लोग गुजरात के हैं, लेकिन मेरा किसी भी गुजराती व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं है। गुजरात में हमारे कई भाई रहते हैं, कई हमारे मित्र हैं, और गुजरात का बहुत सम्मान मैं करता हूँ। मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि एक इत्तेफाक है कि चारों लोग गुजरात से हैं। गुजरात से गांधी भी थे, सरदार पटेल भी थे। तो मैं सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था कि कोई गुजराती दर्शक, हमारा दोस्त हर्ट ना हो जाए। जी नहीं कंटिन्यू टाइगर, कंटिन्यू। जो आप इसी कहना चाह इसी रहे हैं कि इस, आने, मेरा हाँ, मेरा जो सवाल था टाइगर, जो रह गया, क्या नहीं नहीं, आने वाले मैं समय में, आपको एक आने वाले सेकंड, मैं समय में। गुजरात गुजरात की बात करता हूँ, एक सेकंड, एक 30 सेकंड देंगे आपके गुजरात में ऐड करता हूँ। दीपक भाई, आज भी गुजरात का जो न्यूज़पेपर है, गुजरात के जो प्रिंट मीडिया है, आज को भी मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हैं गुजरात में रह के। मैं आपको कटिंग दिखा सकता हूं, कई ऐसी स्टोरीज है मैंने जी, वहां से उठाई है, गुजरात प्रिंट मीडिया समाचार से, जैसे वहां से, अखबार है वहां पर। अखबार से। ऐसा नहीं है, ये इत्तेफाक है। गुजरात गुजरात जो जी आपने कहा। जी जी। लास्ट क्वेश्चन, समय भी हो रहा है टाइगर, लास्ट क्वेश्चन ये है, आपको लगता है कि क्या ठीक है, इंडिया ने, उसकी जो मीडिया कमेटी है, उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं जाएंगे इन एंकर्स के यहाँ, हम लोग नहीं जाएंगे, हम अमीश देवगन के शो पे नहीं जाएंगे, हम रूपिका लियाकत के शो पर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो सवाल करती हैं ये सवाल जो हैं बहुत ही मतलब भाजपा वाहियात की होते हैं। तरफ से सवाल, हाँ जी, हाँ, बीजेपी नहीं की नहीं, तरफ से वाहियात क्वेश्चंस होते हैं। होते हैं। नहीं नहीं हाँ, नहीं, एक सवाल तरफा बीजेपी है। के तरफ से उठने का नहीं है, सवाल की भाषा बहुत वाहियात होती है। जी, मेरा जो सवाल है, आपको क्या लगता है कि अगर 2024 में मोदी तीसरी बार जीतते हैं, थर्ड टाइम जीतते हैं, मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो आपको क्या लगता है कि मीडिया में कुछ भी नहीं बचेगा, हमारे आपके जैसे लोग भी नहीं बचेंगे, या सवाल ही कहीं ना कहीं कोई स्ट्रीम खुली नहीं। रहेगी? देखिए दीपक और भाई, मेरा सवाल आपसे है कि दीपक अगर भाई, यूट्यूब भी बंद कर दिया तो आप क्या करेंगे? क्योंकि देखिए आप दीपक सैटेलाइट भाई, मैं टीवी से आपको 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 किनारे कर दिया गया। आप पहले एबीपी में दिखते मैं थे, इंडिया टीवी पे दिखते थे, हर बड़े मैंने चैनल क्या पे आप कहा आते थे, आपको, अब नहीं मैं आते आपको आप। फिर कह मैं आपको फिर कह रहा हूं, यदि मुझे पत्रकारिता जिंदा रखनी है तो कम्युनिकेशन मैटर नहीं रखता। मैं आज फिर आपसे, आप दर्शकों को मैं प्रॉमिस करता हूं, यदि कल यूट्यूब भी बंद हो गया और जब तक जान में जान है, तब तक ये अशोक वानखड़े बस में खड़ा हो जाएगा। जब बस व्हाट्सएप पे भरती है, मिलेगा। व्हाट्सएप पे भी नहीं, जब बस स्टैंड पे जाके खड़ा रहूंगा, चलती बस में चढ़ूंगा और लोगों को बोलूंगा बस 2 मिनट चाहता हूँ भाई, ये बस जैसा वो मशीन बेचने वाला होता ना, वो जो संतरे मेगाफोन का से रस बोलेंगे आप। निकालने वाला। हाँ, मैं बोलूंगा 1 मिनट भाई साहब, भाई साहब, बहन जी बैठिए, जरा जरा बच्चे को संभालिए, चाचा 1 मिनट, बस दो दो सेकंड लूंगा आपको। आज बजट आया है देश का, इस देश के बजट ने कैसा देश का 12 बजा दिया है, ये 2 मिनट में तुम्हारा भाई तुमको सुन के चला जाएगा। मैं उसको सुना के वापस आऊंगा। मैं कम्युनिकेटर हूँ, मैं लोगों के सामने सच्चाई पेश करूंगा। मैं किसी का फ्रंट, किसी के खिलाफ फ्रंट नहीं खोल रहे हैं। आज हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, मैं अभी भी कह रहा हूं, दिस इज द बैड डिसीजन इंडिया हैज टेकन। डोंट ऑब्जेक्ट द एंकर्स, टॉक टू द ओनर्स। ओनर्स। ये ओनर्स इतने कमजोर नहीं कि एंकर कुछ भी बोले और ओनर सहन करे। कल यदि इंडिया की सरकार खुदा न खास्ता बन गई, ये तुरंत सब एंकर्स को निकाल देंगे, दूसरे एंकर भरेंगे जो इंडिया के नेताओं की वाह वाह करने शुरू कर देंगे, फिर वो गोदी मीडिया हो जाएगा और ये बेरोजगार हो जाएंगे बेचारे, जो इन्होंने तो अपने आकाओं के आदेश माना है और क्या किया है। जी, हाँ, सबके घर की तो इनको मजबूरियां हो सकती हैं। घर की मजबूरियां है भाई, पत्रकारिता में सब ऐसा ही नहीं कि हम ही हैं। मेरे को वो अजय देवगन का डायलॉग आता है, जिसके जरूरतें हैं कम उसमें होता है दम। वो डायलॉग मारता है अपने डीसीपी को। जी हमारी जी। जरूरत इतनी नहीं है, हम भगवान की नहीं दया से टाइगर, 2 मैं टाइम की आपकी रोटी बात समझ खाते हैं, गया। हम खुश है। जिनकी जरूरतें बढ़ी है, उनकी मजबूरी है कि मालिकों की हाँ में हाँ मिलाना। जी, नहीं टाइगर, आपने एक बात बहुत पते की कही। आपने कहा कि ये जो 14 लोग हैं, इसमें अर्नब गोस्वामी को छोड़ के और कुछ हद तक नविका कुमार को छोड़ के बाकी किसी के पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, एडिटोरियल पावर नहीं है। ये टेलीप्रॉम्प्टर पर खबरें पढ़ते हैं, जो इनसे कहा जाता है इन एंकर्स को, वो उस तरह की खबरें पढ़ते हैं। ये
खबर पढ़ने वाले लोग हैं, न्यूज रीडर हैं। दरअसल हम लोग एंकर शब्द गलत इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से ऑल इंडिया रेडियो में किसी जमाने में लिख कर दिया जाता था और खबरें पढ़ी जाती थी, इसी तरह के ये न्यूज रीडर हैं, मोहरे हैं। इनको छेड़ने से, इनको इनको इनका बॉयकॉट करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक जो बड़े मालिक मुख्तार हैं चैनलों के, जैसे गौतम अडानी हैं, मुकेश अंबानी हैं, जिनके पास टाइगर कह रहे हैं 90% मीडिया है, जब तक ये 90% मीडिया के मालिक, इनसे अगर आप इनको अपोज नहीं करेंगे, इनको बेनकाब नहीं करेंगे, तब तक इस देश की मीडिया बदलने वाली नहीं। जी टाइगर, लास्ट कमेंट। बिल्कुल, यकीनन मैं यही कहता हूं कि आप इधर उधर टहलिए और मत छाटिए, पत्ते मत तोड़िए, सीधा पेड़ काटिए नीचे से। आप जितना स्ट्रांगली अडानी के खिलाफ बोलते हैं, अंबानी के खिलाफ भी बोलिए और बताइए कि आपने मीडिया का मिसयूज किया है। आप उनके साथ चंदा लेते हैं, उनके साथ बढ़िया अच्छे फोटो खिंचाते हैं, वो आपके घर आते हैं, आप उनके घर जाते हैं और सजा मिलती है इन लोगों को। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो शुरू से कहते आए हम दो हमारे दो, यानी अमित शाह, मोदी, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, 4 लोगों का वो नाम लेते थे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ही पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं इंडिया अलायंस की। तो हो सकता है आने वाले समय में जो नेक्स्ट स्टेप लें राहुल गांधी, उसमें जो आज टाइगर ने कहा है कि इन मोहरों से लड़ने से कोई फायदा नहीं, लड़िए तो बादशाह से लड़िए, क्योंकि जब तक आप बादशाह को मात नहीं देते आप बाजी नहीं जीत सकते। तो मीडिया की बाजी अगर जीतनी है तो मुकेश अंबानी जैसे बादशाह को मात देनी ही पड़ेगी। मोहरों से लड़कर कोई फायदा नहीं होने वाला। टाइगर, आप आए और आपने जो बातें कही वो बहुत बेखौफ होकर आपने कही। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने दोस्तों की तरफ से। और नागपुर पे आप एक ऑफिशियल विजिट पर थे, आपने समय निकाला। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सर।